हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ देवांश राघव। मेरा नाम देवांश राघव है और आज की इस क्लास में बेसिकली हम जो डिप्लोमा के बच्चे हैं, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर रहे हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक के, उसमें जो सब्जेक्ट है आपका आईटी स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी, उसके सिलेबस का ओवरव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसको शुरू करूं उससे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। सो जैसा मैंने शुरू में ही बताया, मेरा नाम देवांश राघव है और मैं कंप्यूटर साइंस से मेरा मास्टर्स हुआ है, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक कंप्यूटर साइंस में है और उससे पहले मैंने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। दिल्ली पॉलिटेक्निक्स का ही कॉलेज था आपका, बीटी का पहले, एमआईटी, उसके बाद अम्बेडकर इंस्टीट्यूट गीता कॉलोनी, वहाँ से मेरा बीटेक हुआ है एंड देन जेपी यूनिवर्सिटी है, उससे मेरा एमटेक हुआ है। करेंटली मैं जो है उससे अभी टीचिंग प्रोफेशन से बहुत समय से जुड़ा हूँ। 12 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मैंने नॉर्मल ट्यूशन से शुरू किया और उसके बाद डिप्लोमा और बीटेक के बच्चों को पढ़ाते हुए लगभग 7 ईयर्स से ज़्यादा समय मुझे हो गया इंजीनियरिंग पढ़ाते हुए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और कोर कंप्यूटर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं पढ़ाता रहा हूँ। तो ये मॉड्यूलेशन से मैं काफ़ी समय से जुड़ा रहा हूँ। पहले भी अगर आप मॉड्यूलेशन से जुड़े हुए हैं तो एमआई की जो क्लासेस होती थी उसमें कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स मैंने लिए हैं, आरआरबी जेई की क्लासेस भी पहले लिए हैं। तो इस बार मैं आपके सामने आया हूँ दिल्ली पॉलिटेक्निक का जो हमारा ये सब्जेक्ट है आईटी स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी का, इस सब्जेक्ट के बारे में आज हम देखेंगे और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस मैं आपको मॉड्यूलेशन के माध्यम से दूंगा। तो आइए इस जर्नी को मेरे साथ शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, डिप्लोमा अभी एक नए रूप में, नए रंग में यहाँ पर आया है। जैसे पहले डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निक चल रहा था, काफ़ी समय से दिल्ली में चल रहा था, बट उसको न्यू फॉर्मेशन के फॉर्म में या नए नाम की तरह DSEU करके आपके सामने लाया गया, ताकि एक नया माइंडसेट, नया जोश, नए इनोवेशन उसमें आ सके। इसी तरीके से मॉड्यूलेशन भी नए रूप में आपके सामने है और उसमें हम आपका साथ देने के लिए हमेशा से तैयार रहे हैं और हमेशा से तैयार हैं। तो आज हम इसी जर्नी को शुरू करेंगे। तो जितनी भी जो दिल्ली पॉलिटेक्निक की सेमेस्टर क्लासेस हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर के जो क्लासेस हैं वो हम शुरू कर रहे हैं और उसमें आज जो हमारा पहला सब्जेक्ट है उसके सिलेबस के बारे में हम जानते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा अभी मेरे सामने है यहाँ पे कि सेमेस्टर 1 का ये सब्जेक्ट है आपका, और जिसमें जो सब्जेक्ट का नाम आपको दिख रहा है दैट इज़ आईटी स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका सब्जेक्ट है बेसिकली। और इसमें क्या है, ये टोटल 4 क्रेडिट्स हैं इसके आपके, यानी कि टोटल 4 क्रेडिट्स में ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है तो तब से ये चीज़ें शुरू हुई हैं, जिसमें सिलेबसेस के अंदर क्रेडिट सिस्टम लागू किए गए हैं। तो क्रेडिट सिस्टम्स के बेसिस पे आपको स्कोर किया जाएगा, जज किया जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली कंप्यूटर साइंस, एआई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो 3 ट्रेड हैं आपकी, उसमें आपका ये सब्जेक्ट रहेगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी ट्रेड में हैं तो ये आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आप एंड तक देखें, जिसमें आज हम क्या क्या आपको पढ़ाया जाना है, क्या क्या कोर्स में मिलेगा, वो सारा कुछ एक सिलेबस का ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ हमें देखने को मिलती है दैट इज़ व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो पहला ही यूनिट है। यहाँ एक अच्छी खासियत जो अच्छी बात DSEU ने इस बार की हुई है वो ये है कि बेसिकली इन सिलेबस को यूनिट वाइज है क्लासिफिकेशन, और हर यूनिट के एक अपना जो है सेपरेट क्वेश्चंस उस यूनिट से बनेंगे और ईजिली आप उसको पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा पैटर्न भी मॉडिफाई हुआ है, तो वो जब एग्ज़ाम के टाइम पे उस चीज़ को आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इस रूप में आप जुड़े रहेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, ठीक। सो नाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फंडामेंटल्स ऑफ आईटी स्किल्स, ये आपका पहला चैप्टर या पहली यूनिट है, जिसमें ये टॉपिक्स हैं आपके, डेफिनेशन है आईटी की, एप्लीकेशन, डिफरेंस, डेटा, और ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसकी नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, और इस सब्जेक्ट के होने के क्या फ़ायदे हैं। देखिए, जब आप डिप्लोमा कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या किसी भी इस तरीके की जैसे कहते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज़ में है, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ में, तो उसमें सबसे पहले तो यही हमें जानना होता है कि इस सब्जेक्ट को हम पढ़ें क्यों, हमें ज़रूरत क्या है इस सब्जेक्ट की, ठीक है ना। कोई आपसे कह रहा है कि भाई मैथ्स पढ़ लो या हिस्ट्री पढ़ लो, है ना। हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का एक रीज़न होता है, एक लॉजिक होता है, ठीक है। कोई भी आपसे आजकल बच्चे वैसे भी स्मार्ट हो गए हैं ना, तो
ये आपको स्मार्ट बनने में मदद करता है। अगर मैं बोलूँ आईटी स्किल्स आपको क्यों आनी चाहिए, तो जैसे हम कहते हैं कि आजकल फ़ोन तो स्मार्ट हो गए, तो आपको भी स्मार्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको आईटी स्किल्स जो हैं वो एक इनोवेटिव स्किल्स हैं जिससे आपकी स्मार्टनेस जो है वो डेवलप होती है बेसिकली, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है इंजीनियरिंग में, क्योंकि जब आप देखिए आजकल अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ जो बोलबाला कहते हैं ना, तो वो इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और यही सारी चीज़ें चल रही हैं, बूम पे चल रही हैं। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तब आपको बेसिक स्किल्स बताना कि भाई कैसे इंफॉर्मेशंस काम करती हैं, टेक्नोलॉजी कैसे चल रही है, कैसे उसका यूज़ हो रहा है। और आने वाले टाइम पे आप जब हम एआई, डेटा साइंस, इस तरीके के बड़े बड़े जब स्ट्रीम्स में जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो बेसिक्स है वो आपका कहीं आईटी से शुरू होता है, इन्फॉर्मेशन से शुरू होता है, ठीक है। तो वो अब देखिए इन्फॉर्मेशन हर जगह है, तो इसीलिए सब्जेक्ट को पढ़ना ज़रूरी है कि उस इन्फॉर्मेशन को कैसे टैकल किया जाए, कैसे उसका यूज़ किया जाए। ये सारी चीज़ें हमें इस सब्जेक्ट के थ्रू देखने व सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जैसा पहले ही मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन से मतलब वही है कि एक ऐसी सिस्टम, एक ऐसा टेक्नोलॉजी हम डेवलप करें जो हमारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके, हमें उस इंफॉर्मेशन को समझा सके और कैसे उस इंफॉर्मेशन का नेटिवली यूज़ करना है, वो सारा का सारा हम आईटी स्किल्स के थ्रू जानेंगे या सीखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए जैसे मैंने अभी हमेशा से आपको कहा है कि डेटा एंड इन्फॉर्मेशन आजकल बहुत बड़ा एक फील्ड डेवलप हुआ है डेटा और इन्फॉर्मेशन का, और एवरीथिंग आप कहीं भी जाइए सब चीज़ एक इन्फॉर्मेशन के ही रूप में है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो भी एक इन्फॉर्मेशन है, आप मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट कर रहे हैं ना। अब यहाँ दो चीज़ें आती हैं कि जब हम इन्फॉर्मेशन के एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एप्लीकेशन पे हम जाएंगे, उससे पहले हम एक ये बात क्लियर कर लेते हैं कि डेटा और इन्फॉर्मेशन, यहाँ दो शब्द आपको अभी देखने को मिले, एक डेटा वर्ड आप सुनेंगे और एक इन्फॉर्मेशन सुनेंगे, ठीक है। डिटेल में तो हम खैर बाद में स्टडी करेंगे, बट यहाँ से मैं होते हुए चलता हूँ थोड़ा सा कि व्हाट इज़ डेटा एंड व्हाट इज़ एन इन्फॉर्मेशन। डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या इनमें डिफरेंस है, किस तरीके से इन चीज़ों से हमें डील करना है और कैसे आप कलेक्ट करें एक डेटा को, तो वो सारा का सारा हम इसमें देखेंगे। तो बेसिकली जब हम डेटा की बात करते हैं तो देखिए डेटा इज़ नथिंग, डेटा एक तरीके से बेसिकली क्या है, रॉ फैक्ट्स होते हैं। मतलब कोई भी ऐसा फैक्ट जो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको कुछ चीज़ पता है, तो दैट समथिंग इज़ डेटा, है ना। जैसे अगर आप मुझसे कुछ सुन रहे हैं, कुछ बातें आपको मुझसे पता चली, कुछ कहीं से पता चली, कोई कुछ बात कहीं से पता चली, तो वो दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ डेटा। वो आपको बस उतना पता है कि वो डेटा है। और जब आप उस डेटा को प्रोसेस कर देंगे, जब वो डेटा आपका क्या हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा, तो उस टाइम पे वही डेटा का आप क्या बना देंगे, वो डेटा कैसा बन गया, इन्फॉर्मेशन बन गया। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन जो है वो एक प्रोसेस डेटा है, इन्फॉर्मेशन क्या है आपका, प्रोसेस डेटा है। प्रोसेस डेटा का सीधा सीधा मतलब इतना है कि आपके पास जो रॉ इन्फॉर्मेशन थी उसको आपने किसी भी जनरल इनपुट से वेरीफाई किया, उसको प्रोसेस किया, उसको ठीक किया, तो फिर वो हम उसके इन्फॉर्मेशन को उसमें कन्वर्ट कर पाए। यानी कि डेटा सिंपली आपको कोई भी फैक्ट्स आपने कलेक्ट किए वो डेटा थे, और उसको जब आप कन्वर्ट कर दिए किसी प्रोसेसिंग में, प्रोसेस मतलब उस डेटा को प्रोसेस कर दिए, तो वो इन्फॉर्मेशन बन गई आपकी। जैसे अभी आप मुझसे कुछ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, कहीं और से आपने कोई डेटा कलेक्ट किया और जब उसको अपने दिमाग से पढ़ा, प्रोसेसिंग की, उसको समझा, तो वो फिर क्या हो गया, एक इन्फॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने की क्यों ज़रूरत है, तो पढ़ने की इसीलिए ज़रूरत है कि डेटा इज़ एवरीवेयर। आजकल हम डेटाफाइड है ना, गूगल, फेसबुक, इतना सब हम यूज़ कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ डेटा, ट्रिलियंस ऑफ डेटा रोज़ उसमें आ रहा है, आपको कलेक्ट कर रहे हैं आप उसको, और उसको प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप उसको प्रोसेस करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को पढ़ने की ज़रूरत है कि उस डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, उस डेटा को कैसे प्रोसेस करना है, उस डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है, उस डेटा को कैसे मैनेज करना है ना, और उस इन्फॉर्मेशन जो हम निकल रही है उसको कैसे यूज़ करना है ना। इन्फॉर्मेशन का वाइटल यूज़ है फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स और द कंपनी डेवलपमेंट, या किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट में सबसे जो मेन रोल है वो किसका है, इन्फॉर्मेशन का एक मेन रोल है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना होगा इस चीज़ को, ठीक। अब एक चीज़ और हम देख के चलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा साइंस। बिल्कुल, जब हम डेटा इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो हम डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट्स को भी देखेंगे कि डेटा साइंस क्या है, किस तरीके से काम करती है। तो देखिए साइंस क्या है, कभी भी कोई वर्ड आप हर चीज़ के साथ आप साइंस जोड़ सकते हैं। सोशल साइंस भी है ना, एक जनरल साइंस भी है आपकी, है ना, ह्यूमन साइंस है, न्यूरो साइंस है, डेटा साइंस है। तो साइंस इज़ नॉट जनरल विज्ञान, है ना, हिंदी में आप उसको विज्ञान कहें तो मतलब एक ऐसी चीज़
जिसके पीछे आप फैक्ट्स को कलेक्ट कर पाएँ। विज्ञान का मतलब क्या, एक फैक्ट्स हों और उन फैक्ट्स के बेसिस पे कुछ रीजंस हों, कुछ कहने का मतलब जनरली हम कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका एक एक्सप्लेनेशन हो, एक फैक्ट को आप समझा पाएँ, तो वो साइंस में आ जाता है, वो विज्ञान है। तो यहाँ वही है कि डेटा को समझना, डेटा को यूज़ करना, डेटा को कैसे प्रोसेस करना है, सही डेटा कैसे कलेक्ट करें, है ना। एक शब्द हम यूज़ करते हैं जब कंपनीज़ वगैरह में आप देखेंगे तो वहाँ एक MIS एग्जीक्यूटिव होते हैं आपके पास, है ना। जब आप डेटा साइंटिस्ट तो एक अलग चीज़ है, बड़ी पोस्ट हो जाती है, बट छोटे मोटे बेसिक उसमें आप देखेंगे तो MIS आपको मिलेंगे, है ना। तो MIS कौन लोग हैं, जो आपके डेटा को मतलब प्रोसेस करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। MIS एग्जीक्यूटिव का है कि डेटा को मैनेज करना और उससे एक इन्फॉर्मेशन निकाल देना, ठीक है, और फिर वो इन्फॉर्मेशन आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, ठीक। तो ये सारा का सारा आप देखेंगे कि डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट्स भी हम इसमें देखेंगे कि कैसे डेटा प्रोसेस किया जाता है, कैसे उससे इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है, डेटा साइंस क्या है एज अ सब्जेक्ट, और डेटा साइंस में आगे फर्दर स्कोप्स क्या हैं हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स के बारे में भी, ठीक है। एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स बेसिकली क्या हैं कि जब हम अभी इसमें आपको इस ईयर या इस सेमेस्टर में आई गेस प्रोग्रामिंग अभी आप पढ़ेंगे, जब कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग होंगे तो वहाँ ये चीज़ें और क्लियर होंगी। बट बेसिकली एल्गोरिदम्स की जब हम बात करते हैं कि बेसिकली कोई एल्गो क्या है, तो उस एल्गोरिदम को कोई कुछ बहुत नई चीज़ नहीं है। एल्गोरिदम बस एक स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होता है कि किसी भी चीज़ को आपको करना है तो उस काम को करने का स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन क्या होगा, वो एल्गोरिदम है। और उसी एल्गोरिदम को आप पिक्टोरियल फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, लिख दो, तो वही एल्गोरिदम एक फ्लो चार्ट का रूप ले लेती है। तो पहले होता क्या कि जब हम कोई प्रोग्राम या कोई भी कॉन्सेप्ट लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम उसका एक एल्गोरिदम डेवलप करते हैं और देन उस एल्गोरिदम के बेसिस पे एक फ्लो चार्ट डेवलप होता है और उस फ्लो चार्ट के बेसिस पे कोई भी प्रोग्रामिंग लिखी जाती है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे कि एल्गोरिदम है हमारे पास, ठीक है, और उस एल्गोरिदम से फ्लो चार्ट बनाना है आपको, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे, तो एल्गोरिदम जैसे मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ चाय बनानी है आपको, तो आप चाय कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चाय बनाने का एक प्रोसेस है कि आप सबसे पहले आपने एक बर्तन लिया, है ना, उसको आपने गैस पे रखा, उसमें पानी डाला, उसमें फिर आपने आग लगाई, पत्ती, चीनी, जो भी इत्यादि आप डालते हैं वो डाल दी, फिर आपको चाय बननी शुरू हो गई आपकी। सो दैट वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो होता है। तो कोई भी प्रोग्राम लिखना है या कुछ भी आपको करना है तो उसको स्टेप बाय स्टेप जो उसका एग्जीक्यूशन है, कैसे वो चलेगा, वो सारा का सारा हमारा क्या कहलाता, एल्गोरिदम उसको कहते हैं। और उसी को अगर पिक्टोरियल फॉर्म में बना दें, उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना दें, है ना। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले चाय का बर्तन लीजिए, ठीक है, तो टे के आपने एक यहाँ पे बर्तन या कोई जिसको मैं कहते हैं पैन ले लिया, है ना। उस पैन को फिर आपने जो है कढ़ाई में गर्म किया, फिर उसको उसमें चीनी डाली, पत्ती डाली, शुगर डाला, ऐसा कुछ करके फिर आपकी चाय रेडी हो गई या इस तरह। तो ये मैं जनरल अभी बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है फ्लो चार्ट में बस ये रिप्रेजेंटेशंस यूज़ होते हैं, इलिप्टिकल और डायगोनल वगैरह, कैसे इनका यूज़ करना है, तो वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो जो पहली यूनिट है बेसिकली उसमें आप आईटी क्या है, क्यों ज़रूरी है, वो सारा देखेंगे, डेफिनेशन आईटी की देखेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इसका यूज़ हो रहा है आईटी का, तो आप जो फील्ड लेंगे वहाँ आपको आईटी का यूज़ दिखेगा। उसके बाद डिफरेंस देखेंगे हम डेटा इन्फॉर्मेशन में क्या है, डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स। तो ये पूरा का पूरा आपको फर्स्ट यूनिट में रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगर आप सेकेंड यूनिट की बात करें तो बेसिकली जो सेकेंड यूनिट है वो है फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट एंड नेटवर्किंग। देखिए डेटा तो आप कलेक्ट कर ही रहे हैं, है ना, डेटा उठा भी रहे हैं, सब कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भी बना रहे हैं, पर इस सब को जो कनेक्ट कर रहा है ना, पूरे वर्ल्ड को जहाँ ने कनेक्ट किया हुआ है वो किसने किया हुआ है, वो इंटरनेट ने किया हुआ है। इंटरनेट एक सिस्टम है जिसने वर्ल्ड वाइड पूरा एक कनेक्शन बना रखा है और वहाँ से जगह जगह से नया नया डेटा उठा रहा है वो, है ना। ऐसे ही तो कुछ कर रहा है इंटरनेट। इंटरनेट की जनरल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। एक छोटे फॉर्म में अगर आप इसकी डेफिनेशन पूछें किसी बच्चे से लेमन टर्म्स में, तो वो क्या हो जाती है कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है इंटरनेट, तो ठीक है। अब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है तो इसका क्या मतलब है, सीधा सीधा से इसका मतलब सीधा सीधा से इतना है कि आपने मल्टीपल नेटवर्क्स थे उनको एक ही साथ कनेक्ट कर दिया, तो वही तो इंटरनेट है। पर वहाँ सबसे आप क्या कलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से भी तो डेटा ही उठा रहे हैं। और आज देखिए आप अमेज़ॉन, फेसबुक, इतनी बड़ी बड़ी साइट्स हैं, सब आपके डेटा के बेस पे जिंदा है।
जब हम डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डेटा आज की सबसे बड़ी ज़रूरत बन गया है ना। कंपनीज़ को स्टैब्लिश होने में, खड़ा होने में, चलने में, हर चीज़ में डेटा का अहम रोल है, ठीक है। और उस रोल को निभाने में जो एक कोर कंसेप्ट जो ज़्यादा यूज़ होता है दैट इज़ इंटरनेट, वो इंटरनेट यूज़ होगा, ठीक है। तो इसमें हम इंटरनेट और उसके नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में। तो बेसिक इंटरनेट स्किल्स देखेंगे कि इंटरनेट की स्किल्स क्या हैं, कैसे इंटरनेट को यूज़ करना है, ठीक है। उसके पैरामीटर्स क्या हैं बेसिकली, ठीक है, ये हम देखेंगे, उसके पैरामीटर्स क्या हैं। उसके बाद जो हमारा WW है, वर्ल्ड वाइड वेब, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। URL क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। उसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो ये पूरा रहेगा आपके इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर। फिर बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग की जब हम बात करेंगे तो नेटवर्किंग के भी कोर कंसेप्ट्स को आप देखेंगे कि नेटवर्किंग होती क्या है, किस तरीके से नेटवर्किंग करी जा रही है बेसिकली है। और इसमें भी अगर हम बात करें OSI मॉडल है एक हमारा नेटवर्किंग का, तो वो कैसे काम करता है, कैसे लेयर्स बाय लेयर नेटवर्किंग होती है सिस्टम्स के अंदर, कैसे वो पूरा, तो वो सारा का सारा हम इसमें देखेंगे, ठीक है। जहाँ जब मैं नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ तो मैं वही इंटरकनेक्शन की बात कर रहा हूँ कि कैसे डेटा वन सिस्टम टू दूसरे सिस्टम जा रहा है, सर्वर और आपके क्लाइंट्स के बीच में, या जो मेन आपके सिस्टम्स हैं उनके बीच में, ठीक है। तो इसको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे वो सारा इसमें रहेगा सेकेंड यूनिट में। फिर वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं बेसिकली, है ना, ये आपको पता है वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं। तो वेब ब्राउज़र्स जहाँ आप एक मतलब अपना ओपेरा मिनी है, आपका UC ब्राउज़र है, बहुत सारे ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, क्रोम यूज़ करते होंगे, है ना, और आई गेस फायरफॉक्स वगैरह आपने यूज़ किया होंगे। तो ये सब ब्राउज़र्स हैं। ब्राउज़र्स का बेसिकली मतलब क्या है, ब्राउज़र आपको एक इन्वायरमेंट दे देते हैं कि जहाँ पर आप उस इंटरनेट वाली जो सर्विस है उसको एक्सेस कर पाएँ, उसको यूज़ कर पाएँ, उसको चला सकें, ठीक है। और डिटेल में इसको हम इस यूनिट में देखेंगे। फिर सर्च इंजन्स हैं आपके, जैसे गूगल है, बिंग है, याहू है, ये सर्च इंजन्स हैं, इनका क्या यूज़ है, किस तरीके से डेटा सर्च इंजन्स के थ्रू प्रोसेस किया जा रहा है, कैसे सर्च इंजन्स डेटा को सर्च करते हैं या किसी इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद अवेयरनेस है, डिजिटल जो इंडिया पोर्टल है हमारे, जैसे कुछ नेशनल और इंटरनेशनल पोर्टल्स भी हैं हमारे पास, तो उन पोर्टल्स के बारे में भी हम देखेंगे कि किस तरीके से उन पोर्टल्स को यूज़ किया जाता है। जैसे बहुत सारे हमारे स्टेट पोर्टल हैं, नेशनल पोर्टल्स हैं, है ना, वो उनका यूज़ क्या है। और एजुकेशनल पोर्टल्स की भी अगर मैं बात करूं तो कुछ पोर्टल आपने सुने होंगे, स्वयं पोर्टल है एक हमारा गवर्नमेंट का, जिसमें काफ़ी सारे एजुकेशनल कोर्सेज़ अवेलेबल रहते हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, कैसे वो आपके फ़ायदे के लिए हैं। कुछ आपके जब अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसमें लॉन्च हुआ है तो मूक कोर्सेज़ भी आपके कुछ लॉन्च किए गए हैं, तो उस मूक कोर्सेज़ को कैसे आप करेंगे। उसके अलावा और भी अदर कुछ पोर्टल्स हैं हमारे, है ना। निक एक नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर है, उसका अपना पोर्टल है, अलग अलग मल्टीपल पोर्टल हैं। इसरो का एक पोर्टल है जहाँ से अभी आजकल आपने देखा चंद्रयान लॉन्च हुआ है, या आज सूर्ययान भी वगैरह लॉन्च करने वाले हैं, अभी शायद आज या कल में कुछ दिनों में वो भी लॉन्च होगा। तो ये सब हैं, इस तरीके के पोर्टल हैं, इनकी इन्फॉर्मेशंस हैं, वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, वहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उन सब के बारे में भी हम इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम जो एक टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली क्लाउड क्या है, गूगल ड्राइव, ईमेल, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ेंगे, है ना। क्लाउड स्टोरेज ने आजकल मैं कहता हूँ स्टोरेज जगत में क्रांति ला रखी है ना। आप कहीं भी कितना भी डेटा स्टोर करें, देखिए जब डेटा आएगा तो उसको स्टोर करने की ज़रूरत तो चाहिए, है ना। उसको डेटा को कहीं ना कहीं आप स्टोर करोगे, बिना ऐसी करे तो रख नहीं सकते, है ना। तो उसके लिए क्लाउड स्टोरेज यूज़ की जाती है। तो क्लाउड स्टोरेज है क्या, क्यों उसको बनाया गया, है ना। बेसिकली जो गूगल ड्राइव है वो एक तरीके की आपकी क्लाउड स्टोरेज है। आपने ना डेटा चढ़ा दिया, वहाँ पे डाल दिया और आपके सिस्टम से मेमोरी आपने बचा ली। पर वो क्लाउड में भी कहीं तो फिजिकली डेटा स्टोर होगा, कोई वेयर हाउस होगा, डेटा वेयर हाउस होगा कहीं तो, है ना। तो कहीं या कोई रेपोजिटरी होगी जहाँ पे वो सारा डेटा रखा जा रहा होगा। तो उन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्लाउड क्या होता है, कैसे उसमें डेटा स्टोर होता है, कैसे वो काम करते हैं। गूगल ड्राइव सबसे कॉमन एग्जांपल है कि गूगल ड्राइव क्या है, किस तरीके से काम करती है, वो सारा आपको देखने को मिलेगा। ईमेल के बारे में, ईमेल सब यूज़ करते हैं। देखिए क्या है कि इसमें इस यूनिट में या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप डेली लाइफ में यूज़ ज़रूर करते हैं, बट इंजीनियरिंग का फ़ायदा या इंजीनियरिंग की जो सबसे बढ़िया बात है वो यही है
कि आप यूज़ तो करते हैं पर आपको उसका पता नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं पता। आज ये फ़ोन है आपके पास, इस फ़ोन को आप रोज़ यूज़ करते हैं, बट बेसिकली इस फ़ोन का फंक्शन क्या है, ये एक ट्रांस रिसीवर तो है ही है, बट ये कैसे मॉड्यूलेशन कर रहा है, कैसे सिग्नल भेज रहा है, ठीक है ना, और कैसे इससे कम्युनिकेशन हो रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंजीनियरिंग आपको ना बिहाइंड द सीन लेके जाती है बेसिकली, आपको कि ये काम हो कैसे रहा उसके पीछे लेके जाएगी। तो यही सारी चीज़ें हम इंजीनियरिंग के हर सब्जेक्ट में सीखते हैं, यही पढ़ते हैं। तो यही हम यहाँ भी सीखेंगे कि बेसिकली ईमेल क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है, क्या उसके पीछे के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। www जैसे मैंने शुरू में ही बताया उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। www क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो हमारे सिक्योरिटी या जो भी इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके लिए जो भी प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं उन सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में भी आप यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, गेटवेज हैं, है ना, कुछ हमारे सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद क्लाइंट एंड सर्वर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक क्लाइंट हूँ, है ना, मैं कोई डेटा भेज रहा हूँ तो, और वो किसी सर्वर के थ्रू रूट हो रहा होगा, है ना, तो वो राउटिंग या रूटिंग जो आप भी जैसे भी बोलना चाहें, वो कैसे राउटिंग होती है ना, और कैसे सर्वर और क्लाइंट आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कैसे डेटा एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे जाता है, या क्लाइंट टू सर्वर कैसे जाता है सर। तो उसके कुछ आर्किटेक्चर हैं, 2 टायर, 1 टायर, 3 टायर, वो सारे आर्किटेक्चर्स को हम देखेंगे, और कैसे क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होता है डेटा के लिए, है ना। कम्युनिकेशन जब मैं बोल रहा हूँ तो वो सीधा कम्युनिकेशन है, जैसे आप फ़ोन करते हैं ना, हाँ जी सर डेटा भेजना है, तो वैसा ही कम्युनिकेशन है। तो वही सारी चीज़ें चलेंगी, ठीक है। और मैं अपने साथ ये आपको वादा करता हूँ कि पढ़ाई में बहुत मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ मैं बहुत सीरियस होकर तो नहीं पढ़ाता, ठीक है। तो अगर आप बीच बीच में बोर होंगे तो मैं आपको क्लासेस में जोक भी सुनाता रहता हूँ, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा मज़े के साथ हम पढ़ेंगे, है ना, ह्यूमर के साथ चीज़ें समझेंगे। और सबसे बड़ा जो मैं, जैसे मैंने कहा ना, इंजीनियरिंग का फ़ायदा वो यही कि चीज़ों के पीछे की चीज़ जानी जाए, बिहाइंड द सीन जाने जाए। तो BTS के जितने भी फ़ैन हैं, BTS आर्मी की बात नहीं कर रहा, बिहाइंड द सीन्स की बात कर रहा हूँ, तो वो इन लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुनेंगे, जब आपको बहुत मज़ा आने वाला इन चीज़ों को पढ़ने में, ठीक है। सो देन हम HTML के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बेसिक्स ऑफ HTML आपके इसमें दिया हुआ है, सॉरी। तो देन हम HTML के बारे में पढ़ेंगे। सो जो HTML है आपका, इसमें क्या है बेसिकली, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको हम बोलते हैं, फुल फॉर्म अगर इसकी देखें तो ये जो लैंग्वेज है बेसिकली, इस लैंग्वेज में क्या है कि किस तरीके से आप वेब पर, है ना, एक वेब पेज बना सकते हैं, है ना। जब आप वेबसाइट बना रहे होते हैं तो वहाँ इसका यूज़ है। तो वेब पेज कैसे डिज़ाइन किया जाता है, तो उसके कुछ टैग्स के बारे में हम जानेंगे, बहुत डिटेल नहीं है पर जनरल बेसिक्स जानेंगे कि कैसे HTML टैग्स को यूज़ किया जाता है। और यहीं मैं आपको लाइव इसी बोर्ड पे कुछ टैग्स का यूज़ करके एक वेब पेज बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है। और उसके अलावा आजकल चूँकि AI टूल्स का ज़माना भी है, ठीक है, तो इन लेक्चर सीरीज़ में ही हम जब बात करेंगे तो मैं आपको इन बिटवीन कुछ AI टूल्स भी बताता चलूँगा जो आज आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके आने वाली डेली लाइफ में, ठीक है। सो ये सेकेंड यूनिट रहेगी हमारी इंटरनेट एंड नेटवर्किंग पे, ये पूरा इसका जिस्ट है। जो हमारी थर्ड यूनिट है दैट इज बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात होगी, है ना, IT की तो बात हमने कर ली, उसमें इंटरनेट नेटवर्किंग की भी बात कर ली, बट मेरे पास ये फ़ोन ना हो, है ना, और मैं सब बातें करता रहूं कि मैं ये करना है वो करना है वो करना है, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मतलब सॉफ्टवेयर जितना ज़रूरी है उतना हार्डवेयर भी ज़रूरी है, नहीं तो सारी चीज़ें सुपरफिशियल रहेंगी, ऊपर ऊपर से ही रहेंगी, है ना। मुझे कम्युनिकेशन करना है बट फ़ोन नहीं है तो मैं कैसे कम्युनिकेट करूँगा। तो वही सारी चीज़ें, तो हम फिर कंप्यूटर सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि आप चाहे डेटा है आपके पास, कुछ भी है, सब कुछ है, एट दी एंड एक फिज़िकल कंपोनेंट चाहिए। डेटा स्टोर भी करेंगे किसी वेयर हाउस या कहीं भी, तो वहाँ भी एक फिजिकल कंपोनेंट होगा, यहाँ भी एक फिजिकल कंपोनेंट चाहिए। इंटरनेट यूज़ करना है तो ब्राउज़र है या कोई भी चीज़ है, कोई भी सॉफ्टवेयर आपके पास है, तो उसको बिना हार्डवेयर आप नहीं यूज़ करोगे, कहाँ यूज़ करोगे, तो उसका हार्डवेयर होना भी ज़रूरी है। तो ये जो कंप्लीट थर्ड यूनिट है, इस पूरी थर्ड यूनिट में हम सिस्टम हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि सिस्टम क्या होता है और उसका हार्डवेयर क्या है। अच्छा, इसमें आप देखेंगे एक शब्द आपको मिलेगा जब भी आप कंप्यूटर की बात करेंगे ना, तो कंप्यूटर को हम एज अ सिंगल वर्ड नहीं बोलते, कंप्यूटर एज अ सिस्टम बोलते हैं। तो बेसिकली ये सिस्टम क्या है, क्यों कंप्यूटर को एज अ सिस्टम बोला जाता है, तो वो भी चीज़ हम सीखेंगे। क्योंकि कंप्यूटर कभी भी देखो अकेला काम नहीं कर रहा है ना, हम सब भी यहाँ मॉड्यूलेशन में जो काम कर रहे हैं जितने भी लोग हैं, तो एक टीम है, एक पूरा सिस्टम है ना, तो वो एक सिस्टम काम करता है। तो इसी तरह कंप्यूटर में भी एक सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर में मल्टीपल सिस्टम्स आपको हैं, तो वहाँ एक CPU भी है, एक कीबोर्ड है, और सारी चीज़ें सब आपस में मिलके काम कर रही हैं, तो इसलिए उसको एक सिस्टम बोलते हैं, एक सिस्टम में वो काम कर रहा है, और भी सारी चीज़ें हैं उसमें।
सो उसी के वेरियस हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे और उसकी जो कंपोनेंट्स हैं बेसिकली, जैसे मैंने कहा सीपीयू है, मेमोरी है, डिस्प्ले यूनिट है, कीबोर्ड्स है, माउस है ना, माउस हो गया आपका, हार्ड डिस्क हो गई है ना, अदर पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जितने भी कंपोनेंट्स उसमें यूज़ करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी डिटेलिंग जानेंगे, ठीक है। अब वही मैंने कहा ना, इंजन का सबसे बड़ा मजा क्या है, वो यही है कि पीछे क्या है ना, कीबोर्ड है तो कीबोर्ड यूज़ आपने किया, फिर कभी उसको ओपन करके देखा उसमें क्या है, कैसे की मैट्रिक्स काम करती है, कैसे एक की प्रेस करने पे कैसे सिग्नल वहाँ तक प्रोसेस हो रहा है, कैसे वो की आपको दिख रही है, माउस कैसे काम कर रहा है, कैसे क्लिक का ऑपरेशन क्या है, डबल क्लिक का ऑपरेशन क्या है ना, हार्ड डिस्क में कैसे डेटा स्टोर होता है, कैसे उसकी डिस्क रोटेट करती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स आप जानेंगे, तो यही फ़ायदा है इंजीनियरिंग का होने का, ठीक है। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की अगर हम बात करें, एप्लीकेशन और सिस्टम, दो सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, है ना। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप यूज़ कर रहे हैं एज अ सिस्टम, ठीक है, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर माना जाएगा, है ना, सिस्टम के उसमें यूज़ किया जाता है, सिस्टम के लिए है वो, है ना। और एप्लीकेशन सिस्टम जो हम यूज़ कर रहे हैं, सिस्टम यूज़ नहीं कर रहा, उसको हम यूज़र यूज़ करता है, इस तरीके के सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ फर्मवेयर्स भी हमारे होते हैं जो हार्डवेयर्स के साथ यूज़ करते हैं, तो उन फर्मवेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस थर्ड यूनिट में, मतलब इसमें एज अ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कैसे वो काम करता है, वो सारी चीज़ें इस यूनिट में रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है जो फोर्थ यूनिट, दैट इज ऑफिस वर्ड, मतलब अगर मोटा मोटा बोल दूं तो मैं MS वर्ड की यहाँ पे बात हो रही है और कुछ नहीं है, ठीक है। MS वर्ड की बात हो रही है। MS वर्ड आपने सबने यूज़ किया होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। शायद बहुत पहले जब मैं 7-8 साल पहले या 10 साल पहले पढ़ाता तो शायद कुछ बच्चे होते थे जिन्होंने नहीं यूज़ किया होगा, बट अभी तो बहुत एक्सेस है कंप्यूटर का, तो ज़्यादातर लोगों ने यूज़ ज़रूर किया होगा। बट उसके बाद भी चूँकि हम IT स्किल्स की बात कर रहे हैं और IT के ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमारा ये जो पूरा डेस्कटॉप टूल है जिसको हम ऑफिस टूल कहते हैं, MS ऑफिस कहते हैं, उसको सीखना, उसको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। बट अभी इसको हमें पढ़ने का फ़ायदा क्या है, वो ये फ़ायदा है हमें पढ़ने का या मेरे को पढ़ाने का, वो ये है कि आपने बेसिक टूल्स ही यूज़ किए होंगे। MS ऑफिस के आपने सारे टूल्स या जितने भी सारे उसमें, मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों ने जो हेडर सेक्शन में जितने भी ऊपर कंपोनेंट्स दिए हैं वो ओपन भी नहीं करे होंगे शायद, है ना। 2-4 टैब आप ओपन करते हैं, इंसर्ट वगैरह, बस इतना ही यूज़ करते होंगे बेसिक सी, है ना। और काफ़ी लोगों को उतनी फॉर्मेटिंग भी नहीं आती होगी, तो वो सारा आपको यूज़ करना है। और क्यों यूज़ करना है, जैसे मैंने कहा इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, डेटा और इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना में भी अपने आप में एक कला है। तो ये सारे टूल्स जो हैं, अभी हम इसके बाद प्रेजेंटेशन टूल की बात करें या एक्सेल टूल्स की बात करें, तो ये सब आपको डेटा को ईजिली मैनिपुलेट करने में, ईजिली सेग्रीगेट करने में, ईजिली मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसलिए इनको सीखना है, इसलिए इनको जानना ज़रूरी है। आपको आता होगा बेशक भी, तो भी आपको जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि अभी आपने बहुत सारे ऐसे टूल्स खोले भी नहीं होंगे जो, तो इनके मैजिक्स देखेंगे हम, किस तरीके से बड़ा ईजिली वर्ड में काम किया जाता है, बहुत ईजिली एक्सेल में काम किया जाता है, कैसे इसमें मज़ा आएगा, तो वो सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे। तो इसमें बहुत सारे चीज़ें आपको दी हुई हैं कि कैसे डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करते हैं वर्ड के थ्रू, ठीक है, कैरेक्टराइजेशन कैसे होगा डॉक्यूमेंट्स का, कैसे स्पेलिंग को आप चेक करेंगे कि स्पेलिंग गलत है या नहीं है, मेल मर्ज, बहुत बहुत बढ़िया कंसेप्ट है वर्ड का, कैसे मेल मर्ज किया जाना है, पैराग्राफ और पेज का लेआउट कैसे हो, है ना, अलाइनमेंट कैसे करेंगे, सेंट्रल है ना, उसके बाद जस्टिफिकेशन है, सेंट्रल, लेफ्ट, राइट, इस तरीके से, है ना, पैराग्राफ का अलाइनमेंट कैसे करना है, चार्ट्स, ग्राफ, डायग्राम्स, तो इन सब का अभी आप जब डिप्लोमा कर रहे हैं जैसे, तो आई गेस 3rd सेम में जब आप पहुँचेंगे, 3rd या 4th सेम में, तो वहाँ आपको माइनर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनानी होगी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की रिपोर्ट होगी, समर ट्रेनिंग की रिपोर्ट्स होंगी, तो उस सब में वर्ड के ये सारे टूल्स का यूज़ होगा, ग्राफ्स आपको दिखाने होंगे, प्रेजेंटेशंस आपको बनानी होंगी, तो वहाँ आपको ये जाना है। इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर में ये सारी चीज़ें आपको सिखाई और बताई जाती हैं। तो इस पूरे यूनिट में हम MS वर्ड के बारे में पढ़ेंगे और उसके टूल्स, कैसे उसके कंपोनेंट्स को या टूल्स को यूज़ करना है, तो यहीं मैं आपको लाइव वो सारे यूज़ करके दिखाऊँगा, तो काफ़ी मज़ा आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जो अगला चैप्टर आपका यूनिट रहने वाली है, दैट इज स्प्रेडशीट, ठीक है। इस स्प्रेडशीट का आपने एक नाम और सुना होगा, दैट इज MS एक्सेल, सब लोगों ने यही नाम सुना है, ठीक है।
तो MS एक्सेल आपने सुना होगा सबने, तो उस एक्सेल के बारे में, इस MS एक्सेल के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे कि किस तरीके से स्प्रेडशीट को यूज़ किया जाता है, उसके टूल्स को कैसे यूज़ किया जाता है। आप हालांकि मैंने ये बोला कि आप में से वर्ड हो सकता है मोस्टली लोगों ने यूज़ किया हो, बट जो मेरा अनुभव रहा है अभी तक इतने टीचिंग का, उसमें बच्चों को एक्सेल में बहुत कम चीज़ें पता होती हैं ना। वो कई बार बच्चे करते हैं कि हाँ हॉबी क्लासेस में कोई कोर्स कर लिया या कहीं कर लिया, थोड़ा बहुत उन्हें पता है, पर बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्हें नहीं पता रहती हैं। ठीक है, तो एक्सेल के बारे में हम देखेंगे कि MS एक्सेल में क्या टूल्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कैसे उनको यूज़ किया जाता है ना। तो उसकी सारी चीज़ें, स्प्रेडशीट को कैसे हैंडल करना है, कैसे उसमें फॉर्मूलेज लगाने हैं। ठीक है, बहुत मल्टीपल टाइप के फॉर्मूले हैं, जैसे सम आपने सबने किया ही होगा, एवरेज भी आपने किया होगा। ठीक है, बट उसके अलावा हमारे फाइनेंस के काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के तक भी फॉर्मूले हैं। तो उन सारे फॉर्मूलों को कैसे लगाना है, हालांकि इसमें एडवांस एक्सेल नहीं है, बट हम अपनी कुछ क्लासेस में आपको उसके भी कुछ टूल्स बताएंगे कि पिवट टेबल्स का कैसे यूज़ करना होता है ना, कैसे कुछ लुकअप्स लगाने हैं। तो दो चार जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना जो यूज़ होती हैं वाइडली, उन चीज़ों को हम देख लेंगे, इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा इसमें रहने वाला है। यानी कि जो शुरू की 3 यूनिट्स थी उसमें तो आपकी सारी जो है बेसिकली उसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा थे, उसमें आपको पढ़ना ज़्यादा है, चीज़ों को समझना है, मतलब पढ़ना और समझना दोनों ही है। बट जो ये लास्ट की यूनिट्स है इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा है, मतलब आपको थ्योरी तो समझनी है, साथ के साथ ही उसको करना भी है उस कॉन्सेप्ट को, कि ये उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे। तो यही इंजीनियरिंग का फ़ायदा है। ठीक है, तो ये सारा का सारा इसमें रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें पावर पॉइंट, तो ये तीसरा टूल है MS पावर पॉइंट, ये सब ने यूज़ किया होगा, है ना। जितनी भी PPT आप बनाते हैं, ये PPT भी हमने पावर पॉइंट से ही बनाई हुई है जो आपको दिखा रहे हैं। सो बेसिकली वही PPT आपको बनानी है। तो देखिए, आप एक बड़ी कंपनी में मैनेजर लगे हैं या इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं आप, जो भी बने डिप्लोमा के बाद, तो वहाँ आपको कुछ ना कुछ प्रेजेंट करना होगा, अपने प्रैक्टिकल्स में भी प्रेजेंट करना होता है, आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की रिपोर्ट भी प्रेजेंट करेंगे। तो उस सब में आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, PPTs बनानी है, स्लाइड्स बनानी है। पर एक होता है कि जनरल स्लाइड आपने ऐसी बना दी, ठीक है, जैसे हम तो अभी डिस्क्रिप्टिव स्लाइड नहीं बनाते, इन्फॉर्मेटिव बना रहे हैं, तो हम तो जनरल बना रहे हैं। बट यही प्रेजेंटेशन में अगर बहुत मतलब कहीं किसी टीम मीटिंग में दे रहा हूँ या कहीं बोर्ड मीटिंग में ही दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे उसको और इंटरेक्टिव बनाऊँगा, और बढ़िया बनाऊँगा, और इसमें ग्राफ्स, चार्ट्स, ऐसे प्लॉट्स यूज़ करेंगे हम, है ना। आने वाले हम लेक्चर्स में देखेंगे भी वो। तो उसको कैसे यूज़ करना है, एनिमेशन का कैसे यूज़ करना है ना, कैसे आप चाहो कि स्लाइड में ऐसे जो टेक्स्ट है वो ब्रेक होके ओपन हो, है ना। एक टेक्स्ट पहले एक लाइन आए, फिर अगले एंटर पे दूसरी लाइन आए, फिर तीसरी आए, इस तरीके से चले। तो वो जो कहते हैं ना डायनेमिक स्लाइड बनाना, वो एक अपना उसमें मज़ा है। तो उनमें कैसे टेक्सचर्स को यूज़ करना है, तो वही देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड्स एंड हाउ टू प्रेजेंट देम, हाइपर लिंक्स कैसे डालते हैं, वीडियोज़ कैसे इंसर्ट करनी है ना। आप स्लाइड के अंदर ही वीडियोज़ भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसी के अंदर आप इमेजेस भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है, उसमें आप चार्ट्स भी एंटर कर सकते हैं, है ना। और उनको कैसे एक्सप्लेन करना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे, इस पूरे के पूरे यूनिट में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी 6 यूनिट रहने वाली है, जिसमें MS पावर पॉइंट के बारे में सीखेंगे आप। ठीक, इसके बाद जो यूनिट है दैट इज डेटाबेस। अब देखिए, हम डेटा साइंस की बात कर रहे हैं, तो और डेटाबेस की बात ना करें तो वो भी बात सही नहीं है ना। जैसे आपने सबसे पहले क्या देखा, इंफॉर्मेशन सिस्टम की हमने बात की, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में इंफॉर्मेशन क्या है, डेटा क्या है, वो सारा देखा, डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट्स देखे। फिर इंटरनेट, चूँकि डेटा कहाँ से मिल रहा है, सब कुछ वहीं से मिल रहा है, तो उसके कोर कॉन्सेप्ट्स देख लिए। फिर सिस्टम चाहिए हमें उसके लिए, तो हमने उसको जो है सिस्टम के बारे में सीख लिया। और अब हम ने फिर सिस्टम में जो टूल्स हम यूज़ करेंगे, वो उन सॉफ्टवेयर्स, उन टूल्स के बारे में सीख लिया। अब आगे डेटाबेस के बारे में। बेसिकली डेटाबेस क्या है, देखो डेटाबेस कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ नहीं है, नाम से ही 2 चीज़ें क्लियर हो जाती है। डेटा जहाँ बेस मतलब स्टोर हो रहा है ना। डेटाबेस की अगर मैं एक डेफिनेशन की बात करूँ 2 वर्ड में, तो डेटाबेस की डेफिनेशन बस इतनी सी है कि इट इज़ ए कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, बस इतना सा है डेटाबेस की डेफिनेशन। कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया मतलब टफ नहीं है। आपने कंप्यूटर में कोई भी डेटा को कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे उस
कैसे उसको बनाया है, कैसे बचाए रखना है या कैसे संभालना है, वो सारी चीज़ें हम डेटाबेस में सीखेंगे। ठीक है, कि भाई आपके पास अभी आप पढ़ रहे हैं मेरे से, मैं आपको कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ, कुछ समझा रहे हैं, तो आप अपने रजिस्टर में लिख रहे हैं, उसको नोट कर रहे हैं कि ये चीज़ है, ये है, तो वो भी एक क्या है, वो भी एक डेटाबेस ही है, वो आप डेटा ही तो कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, डेटाबेस बना रहे हैं। अब उस डेटाबेस के होने के क्या फ़ायदे हैं, इसमें हम वही पढ़ेंगे। एडवांटेजेस क्या है, पर्पज़ क्या है, पहली बात तो डेटाबेस को बनाने का। तो पहला तो पर्पज़ यही है कि उसको कभी भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि नोट्स बने, जब मन करा पढ़ लिया, देख लिया, रिवाइज कर लिया। वो शेयर हो सकता है, ईजिली शेयरिंग ऑफ डेटा हो सकती है, डेटाबेस होगा। अगर आपके पास डेटाबेस ही नहीं है तो डेटा शेयर कहाँ से करोगे, आपको किसी को कुछ देना है, बताना है, कहाँ से बताओगे, नहीं बता पाओगे। ठीक है ना, तो शेयरिंग ऑफ डेटा बहुत आसानी से हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स में देखेंगे। सिक्योरिटी आप डेटाबेस के होने से प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। आपका रजिस्टर है, आपने नोट्स बनाए, लॉक लगा के रख दो, मत दो किसी को, सिक्योर हो गया आपका डेटा। पर ऐसे नहीं होता आपके दोस्त पढ़ना चाहें तो दे दिया करो, शेयर कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की ये बहुत बड़ी खासियत है। इंजीनियरिंग के 3 साल आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं और फर्स्ट सेम में हैं, मैं आपको लिख के देता हूँ, इंजीनियरिंग कुछ आपको बनाए ना बनाए एक बेहतरीन इंसान आपको ज़रूर बना देगी, इस बात की गारंटी है। हालांकि आप अच्छे इंजीनियर बनेंगे, इस बात की भी गारंटी है, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं, पर आप एक बेहतरीन इंसान ज़रूर बनेंगे। ये इंजीनियरिंग आपको सिखाएगी, ज़रूर सिखाएगी, इस बात की गारंटी है ना। मैं अपने एग्जाम्पल से कह रहा हूँ। ठीक है, सो इसमें आप डेटाबेस के, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया, वो पढ़ेंगे। डेटाबेस के कुछ बेसिक, कैसे रिकॉर्ड्स को मैनेज किया जाता है, कैसे उनको यूज़ किया जाता है। इसमें एक SQL का कॉन्सेप्ट होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। और उसमें कैसे कीज़ सेलेक्ट की जाती हैं, कैसे डेटा ऑर्डर किया जाता है, उस शॉर्टिंग कैसे की जाती है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में सर्चिंग कैसे की जाती है, वो सारी चीज़ें, एडिटिंग एंड व्यूइंग, ये हम सब कुछ इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहेगा आपका यूनिट नंबर 7। इसके बाद जो यूनिट है दैट इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी। ठीक है, अब देखिए क्या है कि कोरोना के बाद से, जब से हम कोरोना के बाद का जो टाइम है ना, हालांकि मॉड्यूलेशन तो कोरोना से पहले से भी बहुत काफ़ी समय से ऑनलाइन स्टडी में रहा है ना। मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट आपको पहले भी हम पेन ड्राइव कोर्सेज और यूट्यूब के माध्यम से बच्चों तक पहुंचते रहे, बट कोरोना से एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है ऑनलाइन एजुकेशन का। पहले उतना ऑनलाइन एजुकेशन नहीं था, ठीक है, बट अब एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है। तो इसलिए उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूज़ करना है, उनको कैसे सीखना है, वो सारा भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत, मैं आपको बताऊं, जब कोरोना आया उस टाइम के बाद लोगों को बड़ा दिक्कत थी। कई लोगों को जूम, वेबएक्स और जितने भी टूल्स हैं उनको यूज़ करने में ही बहुत समय लगा। टीचर्स को, हम जैसे टीचर्स को बहुत परेशानी हुई कि कैसे पढ़ाना कैसे है, लिखना कैसे है बच्चों तक। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिर्फ चीज़ें ऐसे ही डिलीवर नहीं होती, मतलब आप दिखा दिया स्लाइड से या उससे नहीं, जब तक आप एक कम्युनिकेशन नहीं बिल्ड करते तब तक वो चीज़ें नहीं बनती। बट उसको भी फिर इंटरेक्टिव बनाए गए वो पैनल्स, और उसमें स्लाइड्स डालना, उसमें भी चार्ट्स डालना, ग्राफ्स डालना, ये बहुत सारी चीज़ें उसमें डाली गई। ठीक है, तो इसी तरीके से ऑनलाइन स्टडी को भी बहुत इजी बनाया गया और बढ़िया बनाया गया। तो उसी में कि किस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं, कैसे उसमें जैसे जूम, गूगल क्लासरूम, वेबिनार, है ना, इन सब को कैसे यूज़ करना है, कैसे इनका हालांकि मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल्स में या कॉलेजेस में गूगल क्लासरूम ज़रूर यूज़ कर रखे होंगे। अभी भी आपके टीचर्स, हालांकि कोविड चला गया, बट नोट शेयरिंग के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए गूगल क्लासरूम्स यूज़ करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। हम अपने कॉलेज में भी असाइनमेंट लेने के लिए बच्चों से ये यूज़ करते हैं अभी भी। ठीक है, तो बेसिकली ये सारा है। अब जैसे जूम है, ठीक है, जूम से कैसे कनेक्ट होना है, कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे करनी है, कैसे बातचीत करनी है। और अब तो आप जैसे बड़ी कंपनीज़ में जाएंगे तो ये अब लोगों को, जैसे मैंने कहा वर्क फ्रॉम होम, तो ये अब चीज़ें अब लग गई हैं ना, अब ये चीज़ें छूटने वाली नहीं हैं, तो ये हमेशा रहेंगी। तो इसलिए इनको सीखना बहुत ज़रूरी है, कैसे वेबिनार्स अटेंड करने हैं, कैसे वेबिनार लेने हैं। एज अ टीचर भी अगर मैं कहूँ तो आपको वेबिनार कैसे डिलीवर करना है, कैसे सारी चीज़ें रखनी है, ये सारा का सारा भी आप सीखेंगे, कैसे उनका यूज़ करना है। ठीक है, इसके अलावा और भी अदर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी टूल्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मेरे लेक्चर्स में, जैसे मैं अभी कह रहा हूँ, AI टूल्स भी मैं आपको बताता रहूँगा, कुछ अदर टूल्स भी मैं आपको बताऊंगा जो आपको इंजीनियरिंग में भी, और आप कह सकते हैं थ्रू आउट दी लाइफ आपको मदद करेंगे कि आप अपनी स्किल्स को कैसे बढ़िया बना सकते हैं, कैसे कैटर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, ओके, सो ये था इसमें। नाउ थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तक जो हमने देखा वो आपको सिलेबस देखे पूरा,
कि सिलेबस का ओवरव्यू कि, और ये मैंने जैसे अभी पहले ही स्लाइड में आई गेस बताया था कि ये कंप्यूटर साइंस, एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है ये पूरा का पूरा इसमें। तो इसमें पूरा सिलेबस का हमने ओवरव्यू लिया है, ठीक है। तो इस ओके, हाँ, सो थैंक यू। ये मैंने, अब आपने अभी तक जितना भी देखा, तो जैसा मैंने कहा कि इस लेक्चर सीरीज़ में जो भी है कि हम सारे यूनिट्स को कवर करेंगे, थ्योरी एस्पेक्ट्स भी रहेंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी रहेंगे, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं है, और आपको कोई भी डाउट रहते हैं तो कभी भी आप मॉड्यूलेशन के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। वो डाउट्स भी हम आपके क्लियर करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो भी मदद आपको इंजीनियरिंग में चाहिएगी वो आपको मिलेगी मेरी तरफ से भी, मॉड्यूलेशन की तरफ से भी। रीज़न बीइंग कि मैं अपना, जैसे मैंने बताया कि मुझे 7 इयर्स से भी ऊपर का एक्सपीरियंस है डिप्लोमा एंड बीटेक पढ़ाते हुए, इंजीनियरिंग पढ़ाते हुए, और सेमेस्टर क्लासेस, कॉम्पिटिटिव क्लासेस मैं लेता रहा हूँ। तो उसी के थ्रू मैं ये भी बता सकता हूँ, तो आपको बहुत हेल्प हम करेंगे इस माध्यम से। तो उसके लिए करना क्या है, आपको जुड़ना है मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट से। तो ये वेबसाइट है www.modulation.in, यहाँ से आप जा सकते हैं, इस वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। इस नंबर आपको दिया हुआ ही 9015781999, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोर्स के लिए बात कर सकते हैं, कैसे उन लाइव क्लासेस में या पेन ड्राइव कोर्स आपको मिलेगा, कैसे उससे कनेक्ट कर सकते हैं, और कैसे मेरे और अदर टीचर्स के जो लेक्चर्स हैं सेमेस्टर क्लासेस के लिए उनका एक्सेस आपको मिले, उस सब की बात आप कर सकते हैं। और एक ऐप है मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0। तो जैसे मैंने कहा मॉड्यूलेशन भी एक नए अवतार में है आज आपके सामने, तो 2.0 वर्जन में हैं हम। तो उस 2.0 को आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करें, और वहाँ से जो है चैट के माध्यम से वहाँ से बात करके भी आप जुड़ सकते हैं, और इन कोर्सेज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कैसे ये सारे कोर्सेज़ आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये पूरा आज हमने ओवरव्यू दिया। सो आई होप काफ़ी मज़ा आने वाला है, आप सबसे हम इसी तरह जुड़े रहेंगे, मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।